नमस्कार। हर साल गणतंत्र दिवस की शाम एक घोषणा होती है जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है, पद्म पुरस्कार। हाँ। और 2026 की पूरी सूची और उससे जुड़ी सारी जानकारी गृह मंत्रालय से हमारे पास है। जी। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये पुरस्कार किसे मिला, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिस्ट मतलब अपने आप में क्या कहती है। बिल्कुल। ये नाम, इनकी कहानियां, ये सम्मान, ये सब मिलकर 2026 के भारत की कैसी तस्वीर पेश करते हैं। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्लाइड है पद्म पुरस्कार 2026, राष्ट्र के रत्नों का सम्मान। और जैसा आपने कहा, स्रोत है गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो सारी जानकारी यहीं से है। तो आंकड़ों से शुरू करते हैं। जी। इस साल कुल 131 पुरस्कारों की घोषणा की गई है जी। और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है: 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। क्या? इस सूची में 2 युगल केसेस यानी डुओ केसेस शामिल हैं, और ऐसे मामले में पुरस्कार को एक ही गिना जाता है। अच्छा, तो मतलब अवार्ड एक है पर लोग 2 हैं। जी बिल्कुल। इसलिए सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 131 से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पुरस्कार 131 ही है। ये एक छोटी लेकिन हाँ महत्वपूर्ण जानकारी है। हम्म। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण की बात करते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी। इस साल के विजेता हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से। श्री वीएस अच्युतानंदन, ये भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए, केरल से। एक बहुत बड़ा नाम। फिर हैं सुश्री एन राजम, कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से। जी। श्री केटी थॉमस, सार्वजनिक मामलों के लिए, केरल से। हाँ। और श्री पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी केरल से। तो आप देखिए, 5 में से 3 नाम केरल से हैं। हाँ, मैं यही कहने वाला था। अच्युतानंदन जी, केटी थॉमस और पी नारायणन, क्या ये सिर्फ एक संयोग है? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक संयोग है। ये दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन और साहित्य के क्षेत्र में केरल का जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर कितना गहरा है। पालक, तोरी, फ्रूट्स। छोटू बांध दे फटाफट। देवा, अभी तो पूरे महीने। और वही कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से वायलिन वादक सुश्री एन राजम के क्षेत्र में केरल का जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर कितना गहरा है। सही बात है। और वही कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से वायलिन वादक सुश्री एन राजम का नाम है, और महाराष्ट्र से श्री धर्मेंद्र ही को भी मरणोपरांत यह सम्मान मिला है। तो एक बहुत अच्छा संतुलन है अनुभव, कला और सार्वजनिक सेवा का। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं पद्म भूषण पर। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा। यहाँ भी कुछ बहुत जाने पहचाने नाम हैं। हाँ, और यहाँ तो मतलब ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक पूरी पीढ़ी को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि सुश्री अलका याग्निक, कला, महाराष्ट्र। जी। श्री ममूटी, कला, केरल। श्री उदय कोटक, व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र। बड़े नाम हैं ये सब। और फिर श्री शिबू सोरेन, मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, झारखंड। श्री विजय अमृतराज, खेल, संयुक्त राज्य अमेरिका। और श्री भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले, उत्तराखंड से। शिबू सोरेन जी का नाम भी इसमें एक महत्वपूर्ण एडिशन है। और विजय अमृतराज मतलब टेनिस के दिग्गज। विजय अमृतराज का नाम देखकर तो वाकई बचपन याद आ जाता है, जब हम सब टीवी पे उन्हें विंबलडन में खेलते देखा करते थे। बिल्कुल। और खेल की बात चली है तो इस साल खेल जगत से और भी कई सितारों को पद्मश्री मिला है ना? हाँ बिल्कुल। इस बार की सूची में खेल जगत से भी अच्छे नाम हैं। जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट से, हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सविता पुनिया हॉकी की गोलकीपर, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से। लेकिन एक नाम जो मतलब ध्यान खींचता है वो है जॉर्जिया के श्री व्लादिमीर मिस्तविरिश्विली का। अच्छा, उन्हें भी मरणोपरांत खेल के लिए ही पद्मश्री दिया गया है। एक विदेशी खिलाड़ी को भारत का नागरिक सम्मान, ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि इन पुरस्कारों का दायरा अब कितना मतलब व्यापक हो गया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी प्रतीक है, जहां हम उन विदेशी नागरिकों को भी सम्मान देते हैं जिनका भारत या भारतीय खेल से किसी न किसी रूप में गहरा नाता रहा हो। बहुत दिलचस्प। लेकिन इन बड़े और जाने पहचाने नामों से परे पद्म पुरस्कारों की असली आत्मा तो उन गुमनाम नायकों की कहानियों में है। बिल्कुल, जो चुपचाप इस देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसी ये कहानी है छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती जी की। बिल्कुल, उन्हें लोग छत्तीसगढ़ की बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं। बड़ी दीदी। जी। दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित इलाके के एक छोटे से गांव हिरनार में वो 1984 से काम कर रही हैं। 1984 से सोचिए, लगभग 4 दशकों से वो महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और ये पक्का किया कि गांव की लड़कियां स्कूल जाएं। जब ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है तो लगता है कि ये सम्मान सही मायने में सार्थक हुआ है। सही बात है।
उनके लिए जो लाइन इस्तेमाल की गई है, आदिवासी उत्थान का एक निस्वार्थ चेहरा, वो उनके काम को बिल्कुल सही तरह से बताती है। और ये कहानियां ही इन पुरस्कारों को जमीन से जोड़ती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि अब सम्मान सिर्फ दिल्ली के गलियारों या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। सही। ये उन लोगों तक पहुंच रहा है जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के सबसे पिछड़े तबकों के लिए काम कर रहे हैं। और एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले की। अबुझमाड़ के मसीहा। जी, और ये वही युगल मामला है जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे। हाँ, ये पति पत्नी की जोड़ी है। पिछले 37 सालों से बस्तर और अबुझमाड़ के उन इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं जहां आज भी सड़कें और बिजली नहीं है। 37 साल वो मीलों पैदल चलकर मेडिकल कैंप लगाते हैं। ये तो मतलब निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और इसीलिए जब इन्हें एक साथ सम्मान मिलता है तो ये उनके साझा संघर्ष और समर्पण का सम्मान है। गोडबोले दंपति जैसे लोगों का सम्मान एक बड़े ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है, समावेशिता। इंक्लूजन। जी, यानी सबको साथ लेकर चलने की भावना। इस साल की सूची में ये हमें और भी कई जगह दिखती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे इस साल कुल 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं। 19? जी, उदाहरण के तौर पर सुश्री सुशीला माँ सामाजिक कार्य और सुश्री सोमा सिंह कला का नाम दिया गया है। ये संख्या और बढ़नी चाहिए, लेकिन ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और वैश्विक सम्मान? हाँ, ग्लोबल ऑनर्स। जैसा हमने पहले बात की, 6 पुरस्कार विदेशी, NRI, PIO या OCI श्रेणी के लोगों को दिए गए हैं। अच्छा। इनमें अमेरिका में कैंसर के इलाज के लिए मशहूर डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय और जर्मनी के कला विशेषज्ञ प्रोफेसर लार्स क्रिस्टियन कुच जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची में 16 नाम ऐसे भी हैं जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। जी, जैसे श्री पीयूष पांडे और श्री सतीश शाह, कला जगत के ये दोनों दिग्गज, और श्री VK मल्होत्रा, सार्वजनिक जीवन के एक अनुभवी व्यक्ति। ये उन लोगों के योगदान को याद करने का एक तरीका है जो अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इन पुरस्कारों के इतिहास और संरचना पर बात करते हैं। इनका क्रम क्या है? हाँ, ये समझना भी जरूरी है। सबसे ऊपर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। जी। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर पद्म भूषण? जी, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। और आखिर में पद्मश्री, विशिष्ट सेवा के लिए। तो ये एक पिरामिड की तरह है। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इनके नाम हमेशा से ऐसे नहीं थे। अच्छा। जब 1954 में इनकी शुरुआत हुई तो एक ही पुरस्कार था, पद्म विभूषण, और इसकी 3 श्रेणियां थीं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ये तो काफी दिलचस्प है। तो फिर ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम कब पड़े? ये बदलाव ठीक 1 साल बाद 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना के जरिए हुआ। 1955 में? जी, तब पहले वर्ग को पद्म विभूषण, दूसरे को पद्म भूषण और तीसरे को पद्मश्री कहा जाने लगा। और क्या ये पुरस्कार 1954 से हर साल दिए गए हैं या कोई गैप भी रहा है? नहीं, गैप रहा है। इतिहास में 2 ऐसे मौके आए हैं जब ये पुरस्कार नहीं दिए गए। अच्छा। मैथ्स पढ़ने से बच्चों को डर लगता है तो उनको मैथ्स गलत पढ़ाई गई है, इसलिए आपको खरे क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। पहली बार 1978 से 1989 में मोरारजी देसाई सरकार के दौरान ये निलंबित रहे, और दूसरी बार 1993 से 1997 के बीच जब कुछ जनहित याचिकाओं के कारण इनकी घोषणा रुकी हुई थी। तो ये अंतराल भी भारत के राजनीतिक और कानूनी इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाते हैं। बिल्कुल। अब एक सबसे अहम सवाल पर आते हैं। बुधरी ताती या गोडबोले दंपति जैसे गुमनाम नायकों तक चयन समिति पहुंचती कैसे है? ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, ये इन पुरस्कारों का सबसे क्रांतिकारी पहलू है पिछले कुछ सालों में जो बदला है। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से नामांकन पर आधारित है। नामांकन पर आधारित? जी, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकता है। यहाँ तक कि आप खुद अपना नामांकन भी कर सकते हैं। यानी अब किसी पहुंच या सिफारिश की जरूरत नहीं है सैद्धांतिक तौर पर? सिद्धांत रूप में तो नहीं, ये एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है जो इसे काफी पारदर्शी बनाता है। फिर प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक पद्म पुरस्कार समिति इन नामांकनों को देखती है और अंतिम मंजूरी भारत के राष्ट्रपति देते हैं। और इसी प्रक्रिया की वजह से अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को पहचान मिल पा रही है। बिल्कुल। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पद्म पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि या कैश प्राइज नहीं दिया जाता। ये सिर्फ एक सम्मान है। जी, ये सिर्फ सम्मान है। चलिए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं। खेल जगत में भी इस सम्मान की एक लंबी परंपरा रही है। हाँ, बहुत लंबी। शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। जी, और उनसे भी पहले 1957 में हॉकी के बलबीर सिंह दोसांझ पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। 1957 में? हाँ, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण मिला था। और द फ्लाइंग सिख? उन्हें 1959 में पद्मश्री मिला था।
और वो ये सम्मान पाने वाले पहले एथलीट बने। तो ये दिखाता है कि इन पुरस्कारों ने हमेशा से खेल में उत्कृष्टता को सराहा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है कि 2026 के पद्म पुरस्कार सिर्फ कुछ नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत की एक कहानी है। सही कहा। यह कहानी है जाने पहचाने सितारों के साथ साथ गुमनाम नायकों को सम्मानित करने की। यह कहानी है कला, उद्योग और खेल के साथ साथ निस्वार्थ समाज सेवा को बराबर का महत्व देने की। और यह कहानी है भारत की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक प्रतिभा को भी गले लगाने की। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के रूप में किन मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे और आपके आसपास ऐसे कितने ही गुमनाम नायक हैं जिन्हें पहचान मिलनी अभी बाकी है। एक बहुत जरूरी सवाल है ये। तो ये थी पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी और विस्तृत जानकारी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।